नमस्कार विद्यार्थियों। भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। भारतीय लोकतंत्र वैसे देखा जाए तो सक्रिय भागीदारी की दृष्टि से, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दृष्टि से, वयस्क मताधिकार की दृष्टि से, महिलाओं की सहभागिता की दृष्टि से लोकतंत्र निरंतर आगे बढ़ रहा है, सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र अनेक प्रकार की चुनौतियों का भी सामना कर रहा है और भारतीय लोकतंत्र के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं, जैसे लोकतंत्र के अंतर्गत निर्धनता की स्थिति, भारत के अंतर्गत निर्धनता की जो स्थिति है, या राजनीतिक दलों का जो सत्ता प्राप्त करने की जो स्थिति है, राजनीतिक दलों का सिर्फ वोट प्राप्त करना या सत्ता प्राप्त करना, राजनीतिक दलों का जो आचरण है, संसद के अंतर्गत जो सांसदों का गरिमा विहीन आचरण है, इन सब के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। सशक्त विपक्ष का अभाव, इन सब के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। भारतीय लोकतंत्र के अंतर्गत इन सब के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। लोकतंत्र के अंतर्गत जो अन्य चुनौतियां हैं उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। भारतीय लोकतंत्र के अंतर्गत एक और चुनौती है जातिवाद का बढ़ता प्रभाव। एक प्रोफेसर है रजनी कोठारी, उनकी जो बुक है, उन्होंने एक बुक लिखी है कास्ट इन इंडिया, इंडियन पॉलिटिक्स। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि जाति का भारतीय राजनीति के अंतर्गत कितना महत्वपूर्ण प्रभाव है। जयप्रकाश नारायण ने भी एक बार कहा था कि भारत के अंतर्गत जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। भारतीय मतदाता अपना मत प्रयोग करते समय, अपने मतदान का प्रयोग करते समय जाति को अधिक महत्व देते हैं। ये कई सर्वे में उजागर हुआ है। न सिर्फ मतदान व्यवहार के क्षेत्र में जाति की भूमिका रहती है, बल्कि राजनीतिक दलों के द्वारा भी जब उम्मीदवारों को टिकट देना होता है, तब भी जाति का समीकरण अवश्य उनके दिमाग में रहता है। कई राज्यों के अंतर्गत तो जाति की जो भूमिका है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे राजस्थान के अंतर्गत देखा जाए तो जाट और राजपूतों का जो वर्चस्व है राजनीति के अंतर्गत वो दिखाई देता है। महाराष्ट्र के अंतर्गत मराठा, जाटों, ब्राह्मणों का अस्तित्व, गुजरात के अंतर्गत क्षत्रिय पाटीदारों का अस्तित्व, ये जातीय व्यवस्था दबाव समूह के रूप में भी जहां राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतदान करते समय, टिकट देते समय, टिकट का बंटवारा करते समय जाति की भूमिका महत्वपूर्ण रूप से रहती है। इसके अलावा प्रशासन के अंतर्गत, नीति निर्माण के अंतर्गत, योजना बनाते समय, संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भी जाति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संविधान का 102वां संविधान संशोधन देखा जाए या 104वां संविधान संशोधन देखा जाए तो दोनों के अंतर्गत जाति की भूमिका हमें दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के अंतर्गत जब लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था शुरू की गई, तब ये सोचा गया कि जाति का जो तत्व है वो भारतीय राजनीति के अंतर्गत अब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएगा। लेकिन जैसे ही भारत ने वयस्क मताधिकार को लागू किया, वयस्क मताधिकार के कारण जो वोट बैंक है, बहुत अधिक संख्या में वोट बैंक जाति विशेष के रूप में बन गया और उस जाति विशेष के रूप में वोट बैंकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो सबसे बड़ा संपर्क राजनीतिक दलों के पास था वो जाति महत्वपूर्ण था। लोकतंत्र के अंतर्गत जाति के आधार पर मत देना, जाति के आधार पर टिकट का बंटवारा करना, जाति के आधार पर निर्णय लेना, ये लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र की दिशा में सही कदम नहीं कहा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि दलित जातियों के मसीहा बनने के चक्कर में, दलित जातियों का मसीहा बनने के चक्कर में कई राजनीतिक दल अपनी सत्ता की रोटियां सेकते हुए नजर आते हैं और
हितों का कितना भला करते हैं ये हम सभी जानते हैं, लेकिन जाति की जो भूमिका है, जाति के आधार पर क्षेत्रीय दलों का उदय भी होता है कि वो जाति विशेष के हित के लिए अपनी सत्ता की लोलुपता या सत्ता प्राप्त करने की जो स्थिति है वो देखते हुए उनकी दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वयस्क मताधिकार के कारण जो जाति है वो महत्वपूर्ण वोट बैंक के रूप में राजनीतिक दलों के पास एक संपर्क सूत्र के अंतर्गत आ गई और लोकतंत्र को एक दिशा निर्धारित की जिसे वो जनता से संपर्क साध सके। लेकिन जाति के आधार पर ही निर्णय करना ये स्वस्थ लोकतंत्र का रूप नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र की एक और महत्वपूर्ण चुनौती मतदान प्रतिशत है। लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है। जनता के लिए जनता द्वारा शासन है लोकतंत्र। तो जब जनता का शासन है तो राजनीतिक दलों को जो प्राप्त बहुमत है और जो उनके पास सीटें हैं उनके पास उतना मतदान प्रतिशत भी होना चाहिए। हालांकि भारत के अंतर्गत 17वीं लोकसभा के अंतर्गत 2019 के 17वीं लोकसभा के अंतर्गत यदि देखा जाए तो बीजेपी के गठबंधन को, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 302 सीटें प्राप्त होकर सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के रूप में ये उभर कर सामने आए हैं। 302 बीजेपी को सीटें प्राप्त हुई है 45% वोट के साथ। हालांकि बहुमत की सरकार उन्होंने बनाई है, लेकिन यदि 16वीं लोकसभा तक देखा जाए तो किसी भी राजनीतिक दल को 40% से अधिक वोट प्राप्त नहीं हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार बहुमत की बननी चाहिए और अभी तक जितनी भी सरकारें बनी है उनका वोट प्रतिशत 50% से कम ही रहा है। और 50% से जब वोट प्रतिशत कम रहा है, क्या ऐसे दल की सरकार बनना लोकतांत्रिक रूप से क्या सही है? इसके अंतर्गत कई बार ऐसा भी होता है कि जो वोट का प्रतिशत है वो भी काफी कम रहता है। भारत के अंतर्गत 50 से 65% के बीच वोट का प्रतिशत रहता है। जिन मतदाताओं के द्वारा अपने मतों का प्रयोग नहीं किया गया, यदि वो मतों का प्रयोग करे तो हो सकता है कि चुनाव परिणाम बिल्कुल उल्टा हो। तो ये स्वस्थ लोकतंत्र की दिशा में एक क्वेश्चन मार्क लगाता है कि क्या इसे स्वस्थ लोकतंत्र कह सकते हैं जब बहुत से मतदाता चुनाव ही नहीं करते हैं। तो इसके लिए कहा जाता है अनिवार्य मतदान की व्यवस्था हो, वापस बुलाने की व्यवस्था हो, मतदाताओं को सुविधाएं प्रदान की जाए, निर्दलियों की संख्या हटाई जाए। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन उठता है कि मतदान का जो प्रतिशत कम रहता है और जो राजनीतिक दलों को प्राप्त मत और उनको प्राप्त सीटों में जो भयंकर अंतर रहता है, कई बार बहुत ज्यादा अंतर रहता है, कई बार कम अंतर रहता है, जो सीटों में प्राप्त अंतर रहता है, क्या वो उसे स्वस्थ लोकतंत्र की दिशा कही जा सकती है? ये भी एक महत्वपूर्ण चुनौती भारतीय लोकतंत्र के समक्ष है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत मीडिया की नकारात्मक भूमिका। मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है, लेकिन भारत के अंतर्गत मीडिया कई बार पेड न्यूज के रूप में न्यूज छापते हैं और इसका खुलासा जैसे चुनाव आयोग के द्वारा 2009 से 2013 के बीच जो 17 राज्यों के चुनाव हुए उसके अंतर्गत करीब निर्वाचन आयोग ने 1700 ऐसे मामलों को 1400 से अधिक ऐसे मामले उजागर किए जिसमें राजनीतिज्ञों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा पत्रकारों को, न्यूज चैनल को भुगतान किया गया। जब राजनीतिक दल या पत्रकारों को अपने पक्ष में न्यूज प्रसारित करने के लिए या जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाकर लोगों का ध्यान भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की न्यूज प्रसारित करते हैं, तो क्या वो लोकतांत्रिक दृष्टि से सही कहा जा सकता है? लोकतंत्र का तात्पर्य जनता का शासन, जनता को सही स्थिति से अवगत कराने में
मीडिया की जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगर मीडिया ही पैसे लेकर जनता को बहकाने का कार्य करे तो ये स्वस्थ लोकतंत्र की दिशा नहीं कही जा सकती है। और इसी के कारण निर्वाचन आयोग ने ये कहा कि विभिन्न प्रकार के राजनीतिक घराने, उद्योगपति और व्यापारिक घराने अपने पक्ष में, सेलिब्रिटीज भी अपने पक्ष में न्यूज प्रसारित करने के लिए जो भुगतान करते हैं वो लोकतांत्रिक राजनीति या लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत महिलाओं की जो समान भागीदारी है, हालांकि महिलाओं का जो प्रतिशत है लोकसभा में, जो स्थान है, वो निरंतर बढ़ रहा है। यह लोकतंत्र की दिशा में एक सकारात्मक कदम कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत यदि देखा जाए तो जो 2014 के अंतर्गत 16वीं लोकसभा के चुनाव थे, इसमें महिलाओं की संख्या जहां 61 थी, 17वीं लोकसभा के अंतर्गत महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है और कुल मिलाकर लोकसभा में 17% स्थान महिलाओं को मिले हैं। महिलाएं अपने दम पर चुनाव जीत कर आई हैं। अगर सहभागिता की दृष्टि से देखा जाए, वोट मतदान करने की दृष्टि से देखा जाए, तब भी महिलाओं और पुरुषों में मतदान का जो प्रतिशत है वो बहुत कम रहा है। जहां 2009 के अंतर्गत महिला और पुरुषों के अंतर्गत मतदान का प्रतिशत 4% था, 2014 के अंतर्गत जहां ये मतदान का प्रतिशत 1.5 था, वहां 2019 की 17वीं लोकसभा के अंतर्गत महिला और पुरुषों का मतदान प्रतिशत का अंतर 0.3 था। इसको दृष्टि में रखते हुए प्रवीण राय ये कहते हैं कि अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो महिलाएं राजनीति के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, लेकिन इतना होते हुए भी महिलाओं के आरक्षण से संबंधित लोकसभा, राज्यसभा में महिलाओं का आरक्षण, विधानसभा में आरक्षण से संबंधित जो 33% आरक्षण का बिल है वो अभी तक लंबित हुआ पड़ा है। और इसके अलावा जो महिलाओं को टिकट देने से संबंधित और ज्यादा कार्य करने आवश्यक है, सक्रियता बढ़ानी आवश्यक है। इसके अलावा आरक्षण देना भी उन्हें, हालांकि पंचायतों के अंतर्गत पंचायती चुनाव के अंतर्गत महिलाओं के आरक्षण से संबंधित चेतना के कारण ये सहभागिता जरूर बढ़ी है, लेकिन अभी भी महिलाओं की राजनीति में सक्रिय भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी अभी बाकी है। मंत्रिमंडल के अंतर्गत उनको महत्वपूर्ण मंत्री पद प्रदान करना, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उन्हें टिकट प्रदान करना, ये कार्य करने अभी तक बाकी है। और ये कार्य करने पर ही लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जब महिलाएं बेखौफ होकर, निश्चिंत होकर राजनीति में अपना कार्य सक्रिय रूप से भागीदारी निभाए। उस दिशा में आगे बढ़ने में अभी और आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा भ्रष्टाचार, भारतीय राजनीति के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार है वो भी लोकतंत्र को दीमक की तरह खाए जा रहा है। इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि 2020 के अंतर्गत भारत में जो भ्रष्टाचार की स्थिति है वो भारत 2019 से 2 कदम और नीचे गिर गया है। 180 देशों की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 80वां स्थान है। न्यूजीलैंड और जो नीदरलैंड है आज भी टॉप पर है, यानी कि सबसे ईमानदार देश कहे जा सकते हैं। भ्रष्टाचार निरंतर भारत में बढ़ रहा है और जब भ्रष्टाचार निरंतर रूप से भारत में बढ़ता जा रहा है तो उस आधार पर लोकतंत्र को वास्तविक रूप में लोकतंत्र है ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा राजनीति का जो अपराधीकरण है वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है।
अपराधी पृष्ठभूमि को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2002 के अंतर्गत ये निर्णय दिया गया कि उम्मीदवार अपने शपथ पत्र के अंतर्गत, अपने निर्वाचन फॉर्म के अंतर्गत अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति, शिक्षा, इन सब का विवरण लिखेंगे। ये सोचा गया कि राजनीति के अंतर्गत जो अपराधी पृष्ठभूमि के लोग हैं वो कम पहुंचेंगे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की, भारत के लोकतंत्र के बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अपराधी पृष्ठभूमि के जो सांसद है उनकी संख्या घटने की बजाय निरंतर बढ़ती जा रही है। यदि हम आंकड़े देखें, 15वीं लोकसभा के अंतर्गत 158 ऐसे सांसद थे जो आपराधिक पृष्ठभूमि थे, 16वीं लोकसभा के अंतर्गत 186 और 17वीं लोकसभा के अंतर्गत आपराधिक पृष्ठभूमि के जो सांसद है वो 233 के करीब ये सांसद पहुंचे हैं आपराधिक पृष्ठभूमि के। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जनता के प्रतिनिधियों का सदन ही अपराधी व्यक्तियों से भरा हुआ रहेगा तो क्या इसे स्वस्थ लोकतंत्र कहा जा सकता है? लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष ये सबसे बड़ी चुनौती है कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को राजनीति के अंतर्गत पहुंचने से कैसे रोका जाए। 2014 की लोकसभा और 2019 की लोकसभा में अपराधी प्रवृत्ति की जो बढ़ोतरी है वो करीब 26% बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी होनी नहीं चाहिए। स्वच्छ, नैतिक, उज्जवल राजनीति होनी चाहिए। यदि आपराधिक प्रवृत्ति का तात्पर्य छोटे मोटे केसों से नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत जो सांसद पहुंचे हैं वो बड़े बड़े अपराधों से संबंधित व्यक्ति भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनके ऊपर अपहरण, बलात्कार, चोरी, डकैती, इस तरह के मामले भी दर्ज है। अगर इस तरह के व्यक्तियों का भारतीय संसद में पहुंचना आसान है तो क्या वो लोकतंत्र की दृष्टि से सही है? बहुत बड़ी चुनौती भारतीय लोकतंत्र के समक्ष है और इसे बहुत जल्दी रोका जाना चाहिए। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत भाई भतीजावाद की स्थिति। भारत के अंतर्गत भाई भतीजावाद यानी कि भारत में राजनीतिक दलों के द्वारा अपने भाई और भतीजों को टिकट देना, ये सभी राजनीतिक दलों की स्थिति बन गई है। और इसके अंतर्गत जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, एनसीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सभी के द्वारा अपने रिश्तेदारों को टिकट देना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा लगातार ये भाई भतीजावाद की स्थिति रही है। कांग्रेस के अंतर्गत देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत देखा जाए फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला। ये अब्दुल्ला परिवार राजनीति के अंतर्गत रहा है। अगर ये बीजेपी भी वंशवाद से अछूती नहीं है। जैसे बीजेपी के अंतर्गत कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे येदियुरप्पा, उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए अपने चोटी का जोर लगा दिया था। बीजेपी की सांसद मेनका गांधी, वरुण गांधी को राजनीति में सक्रिय रूप से लाने के लिए उन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा जैसे देवगौड़ा है तो देवगौड़ा के पुत्र कुमार स्वामी, चौटाला परिवार, वासवान परिवार, लालू प्रसाद का परिवार, मुलायम सिंह यादव के परिवार के करीब 18 लोग राजनीति में सक्रिय है। लालू प्रसाद यादव के पत्नी राबड़ी देवी, उसके बाद तेजस्वी, उसके बाद ये जो परंपराएं, वर्ष परंपरा है, ये लोकतंत्र की दिशा में स्वच्छ लोकतंत्र हम इसे नहीं कह सकते हैं। प्राचीन समय में जब राजतंत्र था तब राजा स्वयं अपने पुत्र या पुत्री को राजा की घोषणा करता था, लेकिन यदि देखा जाए तो लोकतंत्र के अंतर्गत ये कार्य जनता के द्वारा करवा दिया जाता है।
लेकिन वंशवाद की राजनीति भारतीय राजनीति को एक स्वस्थ भूमिका के अंतर्गत स्वच्छ छवि प्रदान करे, ये होना बहुत जरूरी है। तभी राजनीति सही दिशा की ओर, लोकतंत्र सही दिशा की ओर, विकास की ओर आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा भारत के अंतर्गत यदि देखा जाए तो धन बल और बाहुबल, यदि वर्तमान सांसद देखे जाए तो जो वो एफिडेविट शपथ पत्र भरते हैं उसमें 17वीं लोकसभा के अंतर्गत करीब 88% ऐसे सांसद है जिनकी संपत्ति 1 करोड़ से अधिक है, यानी कि करोड़पति सांसद 475 के करीब 17वीं लोकसभा के अंतर्गत पहुंचे हैं। तो धन बल के आधार पर, बाहुबल के आधार पर सत्ता प्राप्त करना या करने की कोशिश करना, ये सही नहीं कहा जा सकता है। और धन बल का प्रयोग होने के कारण ही 17वीं लोकसभा 2019 के अंतर्गत जो 543 सीटों पर चुनाव होने थे वो 542 सीट पर ही चुनाव हुए, क्योंकि बेल्लोर सीट के अंतर्गत खुल्लम खुल्ला धन के जो प्रयोग है वो खुल्लम खुल्ला हो रहे थे। इसकी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग के समक्ष पहुंची और निर्वाचन आयोग ने वेलोर सीट के जो चुनाव है वो रद्द कर दिए थे। धन के आधार पर सत्ता प्राप्त करना या बाहुबल के आधार पर सत्ता प्राप्त करना स्वच्छ लोकतंत्र नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के समक्ष एक बहुत भारी चुनौती कही जा सकती है। राजनीतिक यहाँ तक कि संसद के अंतर्गत प्रश्न पूछने के लिए पैसे लेते हुए सांसद नजर आए, ये संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में शर्मसार करने वाली घटना कही जा सकती है। पैसों के आधार पर दल बदल करना, सत्ता के लिए दल बदल करना, ये स्वच्छ लोकतंत्र की दिशा नहीं कही जा सकती है। तो धन बल और बाहुबल का प्रयोग लोकतंत्र के मार्ग में गंभीर चुनौती है। नेक्स्ट, सांप्रदायिकता। लोकतंत्र सभी को समान रूप से लेकर चलता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और सभी पार्टियां अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहती है और दूसरी पार्टियों के ऊपर सांप्रदायिकता का आरोप लगाती है। छोटी सी घटना को सांप्रदायिकता का रूप देकर लोगों की भावनाओं को भड़काकर वोटों को अपने पक्ष में करने की जो राजनीति है वो स्वच्छ राजनीति, स्वच्छ लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा भी लोकतंत्र के समक्ष अनेक प्रकार की अन्य चुनौतियां देखने को मिलती है। भाषा की चुनौती, धर्म की चुनौती, हिंसा की चुनौती, आतंकवाद की चुनौती, बेरोजगारी की समस्या, ये भारतीय लोकतंत्र के समक्ष इन सभी चुनौतियों का सामना भारतीय लोकतंत्र को ही करना है। हालांकि आर्थिक दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। वैज्ञानिक और तकनीक विकास की दृष्टि से भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन इन चुनौतियों का सामना भी भारत को करना होगा और इन चुनौतियों का समाधान करके स्वच्छ लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद।